नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 361 है, पार्ट नंबर 360 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 57 जो ना यहाँ पर आपको 36 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 72 जो ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 57 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 36 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 72 को भी रखेंगे। देखिए तो 57 को देखिए किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 5 बन रहा है और यहाँ पर आपको 7 बन रहा है। इनको क्या करेंगे, इन दोनों को देखिए आपस में गुना कर देंगे। 7 पचे 35 और 35 में एक को जोड़ देंगे, कितना आ गया, ये 36 आएगा, जो कि यहाँ पर आपको 36 दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 72 को भी रखेंगे। 72 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, देखिए ये 7 बन रहा है और यहाँ पर गुना करेंगे क्या 14, यानी 2, 7 दूनी की 14 हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो कितना गया, ये 15 गया। कितना गया, 15 गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 16 से क्या लिख रहे हैं, 27 ले यहाँ पर 38 हो रहा है, 38 ले 49 हो रहा है, 49 ले 60 हो रहा है और 60 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए अगर यहाँ पर क्या दिख रहा है 16 से 27 रहे, अगर 16 में 11 को जोड़ देंगे कितना गया, 27 आ जाएगा। और 27 ले क्या लिख रहे हैं, 38 लिख रहे हैं, तो 27 में भी 11 को जोड़ देंगे कितना गया, 38 आ जाएगा। और 38 ले क्या लिख रहे हैं, 49 लिख रहे हैं, तो 38 में भी यहाँ पर क्या करेंगे 11 को जोड़ देंगे, ये 49 आ जाएगा। और 49 ले क्या लिख रहे हैं, 60 लिख रहे हैं, तो 49 में भी यहाँ पर 11 को जोड़ देंगे कितना गया, 60 आ जाएगा। तो 60 में भी क्या करते हैं 11 को जोड़ते हैं। देखिए जब 60 में 11 को जोड़ देंगे तो 1 एकम 1 हो गया और यहाँ पर आपको 7 एकम 7 आ गया, यानी 6 1 7 हो गया ना, तो कितना आ गया 71 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 71 हो जाएगा। 71 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बनाने के लिए कितनी सीधी रेखाओं की आपको जरूरत है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर आपको इस आकृति में ना सीधी रेखाओं की, यानी देखते हैं कितनी सीधी रेखाओं की संख्या दिख रही है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, पर इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 1 हो गया, ठीक है, 1 के बाद में यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 हो गया, ये 3 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 4 दिख रहा है, ठीक है। 4 के बाद में अगर इसको ये रखेंगे 5 हो गया, 5 के बाद में ये 6 हो गया, यानी इस आकृति में कितने सीधी रेखा है, 6 को दिख रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे में देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर भी दिखेगा 2 हो गया, 2 के बाद में 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया और 3 दिख रहा है ना, 3 के बाद में देखिए ये 4 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ठीक है, और 5 एक 6 दिख रहा है, कितना का 6 हो गया है। देखिए 6 इसमें भी दिख रहा है, यानी ये जो लाल रेड वाला है इसमें भी आपको 6 दिख रहा है, ठीक है ना, 6 दिख रहा है। और देखिए और इसमें कहीं दिख रहा है, इसमें देखिए हाँ इसमें और दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए ई वाला आपको एक सीधी रेखा है, ई वाला ये कितना दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है। अभी क्या करेंगे ना, सबको आपस में जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 6 दिख रहा है, प्लस यहाँ पर 1 दिख रहा है, इन सबको जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 1 13 गया, कितना गया 13। यानी इस आकृति में कितनी सीधी रेखाओं की जरूरत होगी बनाने के लिए, तो यहाँ पर आपको 13 गो, तो 13 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी BEAY को यहाँ पर 94 और 83 के लिखा जाता है
और यहाँ पर DAME को यहाँ पर 9683 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में बी के कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित कुट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है कि BEAY को क्या लिख रहा है 94, यहाँ पर 83 दिया है। तो सबसे पहले देखिए 94 83 को लिखते हैं, फिर यहाँ पर डेम को क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 96 83 दिया है और बी को बताना है कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले देखिए ये बी दिख रहा है, बी के बाद में ई दिया है ना, बी ई दिया है, ए दिया है और वाई दिया है, इनको क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 94 और 83 दिया है। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर DAM को लिख रहा है, देखिए डी दिया है, फिर यहाँ पर ए दिया है, एम दिया है और ई दिया है, इनको भी क्या लिख रहा है, इनको देखिए यहाँ पर आपको 96 और 83 दिया है। ठीक है, उसी कुट भाषा में बताना है कि यहाँ पर आपको बी को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, बी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो इस तरह का जो सवाल है ना, इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, ये जो आपको अक्षर दिख रहा है ये अक्षर में कौन मिलाएंगे, जो संख्या दिख रहा है संख्या में भी आपको कौन मिलाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अक्षर में कॉमन को मिलाते हैं। देखिए तो अक्षर में कॉमन को मिलाएंगे, देखिए EAY दिख रहा है, यहाँ पर EA, ठीक है ना, ए नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ए दिख रहा है, इसमें भी आपको ए दिख रहा है, इसमें भी ई दिख रहा है, इसमें भी ई दिख रहा है। ठीक है ना, और इसमें कहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर EMA, हाँ यहाँ भी एम दिख रहा है ना, इसमें भी आपको एम होगा कहीं, एम। ठीक है, अब देखिए इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए इसके जगह पर जो होगा ना, वाई की जगह पर यहाँ पर आपको क्या आता है, वाई की जगह पर एम आएगा। ठीक है ना, ये वाई की जगह पर यहाँ पर आपको एम हो जाएगा। ठीक है, एम रहेगा, तभी तो आपको यहाँ पर एम हो गया। देखिए एम रखेंगे तो यहाँ पर EAM दिख रहा है, एक कॉमन मिल गया, EAM यहाँ पर भी तीनों आपको कॉमन मिल गया। तो यहाँ पर अलग क्या दिख रहा है, डी और बी दिख रहा है। उसी प्रकार से संख्या में भी रखते हैं। देखिए संख्या में आपको क्या दिख रहा है, तो संख्या में दिख रहा है 8 और 3 दिख रहा है, इसमें भी 8 और 3 दिख रहा है। यहाँ पर भी देखिए 9 दिख रहा है, इसमें भी 9 दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है और यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है। तो आपके क्या बोला है, आपको बी को बोला है, तो बी के लिए देखिए यहाँ पर आपको 4 हो जाएगा। अगर वही डी के बोलता है तो डी के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन बी बोला है तो बी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी उसी कुट यानी बोल रहा है कि उसी कुट भाषा में यानी बी को कैसे लिखा जाएगा, तो 4 के रूप में लिखा जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है, ठीक है, शब्द के यानी शब्द में सभी स्वरों को हटा दिया जाता है और फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, कौन सा दाईं ओर से, देखिए कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है, इन शब्द को क्या बोल रहा है कि सभी शब्दों में से स्वर को हटा देंगे। स्वर को हटाने के बाद में फिर जो शब्द बनेगा ना, उस शब्द के अक्षरों वर्णक्रम में विभाजित किया जाता है और कौन सा अक्षर जो है ना दाईं ओर से, ठीक है, दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर से दूसरा अक्षर स्थान पर कौन होगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, क्या है, स्वर को हटाते हैं। इसमें क्या करेंगे ना, स्वर को हटा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, डबल एल लिख रहे हैं, ठीक है ना, ई दिया है, फिर सी दिया है, पी दिया है, आई दिया है, ठीक है, टी हो गया ना, टी के बाद में फिर आई दिख रहा है, यहाँ पर आई रख लेते हैं, आई हो गया, फिर यहाँ पर एस ए टी आई ओ एन दिया है, ठीक है ना। इनमें से क्या करें कि सभी स्वर को हटा दे रहा है, ठीक है, तो सभी स्वर को हम हटा देते हैं। तो सभी शब्द को हटाने के बाद में यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर देखिए ये ओ हट गया, ठीक है, ओ हट गया, फिर इसमें क्या दिख रहा है, यानी इसमें आपको ई दिख रहा है, ए भी हट गया, फिर आई दिख रहा है, आई भी हट गया, ठीक है ना, फिर यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, ए भी हट गया, ठीक है ना, फिर आई दिख रहा है, आई दिख रहा है, वो हट गया, वो हट गया। सबको हटाने के बाद में क्या गया, अभी क्या कहिए, सभी स्वर को हटा दिए। हटाने के बाद में फिर शब्द क्या बन रहा है, सी बन रहा है, एल बन रहा है, एल बन रहा है, ठीक है ना, सी बन रहा है, टी बन रहा है, और यहाँ पर आपको क्या दिया है, टी के बाद में यहाँ पर भी दिया है ना, हाँ देखिए यहाँ पर भी होगा, तो भी कहाँ पर दिया है, यानी टी आई भी आई होगा, ठीक है ना, तो भी आई, तो यहाँ पर फिर तब इस होगा ना, देखिए यहाँ पर भी और आई छूट गया, ठीक है ना, तो भी आई, तो आई यहाँ पर भी हटा दिए तो भी बच गया, फिर एस बच गया, फिर यहाँ पर टी बच गया और एन हो गया। इनको क्या कहिए, इन शब्द को क्या करेंगे, स्वर को हटाए हैं, स्वर को हटाने के बाद में ये शब्द बन गया, ठीक है ना, ये शब्द बन गया, ठीक है, शब्द बन गया। इस शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम में है, क्या है, ये अनुक्रम में अभी नहीं है, तो ये क्या दिख रहा है,
अब इसको क्या करेंगे, स्वर को हटाने के बाद में लिखा है, स्वर को हटाने के बाद में अब अंग्रेजी वर्णमाला को व्यवस्थित करेंगे, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में अब व्यवस्थित करेंगे। देखिए यहाँ पर व्यवस्थित क्या करेंगे, तो यहाँ पर कितना देगा, तो यहाँ पर आपको सी, पहले सी, ठीक है, सी सी, एल एल, और यहाँ पर क्या रखेंगे, एन रखेंगे, फिर एस रखेंगे, फिर टी रखेंगे, फिर टी रखेंगे, फिर भी दिया है। इसको क्या किए, ये देखिए वर्णानुक्रम यहाँ पर लिखते हैं, यानी वर्णानुक्रम में, ठीक है, यानी क्रम हो गया, यानी वर्णानुक्रम में हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे, तो यहाँ पर दाहिने होता है ना, दाहिने से इधर चलेंगे, ठीक है। देखिए दाहिने से तीसरे, तो 1 2 3, दाहिने से क्या दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है, दाहिने से तीसरा क्या दिख रहा है, ये टी दिख रहा है, ठीक है। दाहिने से तीसरे, और तीसरे के बाएं से क्या दिख रहा है आपको, दूसरा, देखें तीसरा अक्षर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो यहाँ से दूसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, एन दिख रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर दाहिने से तीसरा है, तीसरे के बाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको एन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, एन दिख रहा है, तो इसको यहाँ पर आपको एन में रख देंगे, ठीक है ना। ए दूसरा अक्षर दिख रहा है, एन दिख रहा है, एन हो जाएगा। तो एन को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी संख्याएं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, ठीक है ना। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीकों को श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए संख्याओं को प्रतीक और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए श्रृंखला दिया है, आगे क्या बोल रहा है, आगे यहाँ पर आपको सवाल पूछ रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको बताना है कैसे कितने प्रतीक हैं, यहाँ पर ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है, जिसके पहले एक क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। ये विषम, ठीक है, ये विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है, विषम संख्या होना चाहिए। आगे बोल रहा है कि और ठीक बाद में एक प्रतीक होना चाहिए और बाद में एक क्या होना चाहिए, ये प्रतीक भी होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक विषम संख्या है, जिनके बाद एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन से देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हाँ ई दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, इधर जुड़ेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले देखिए एक विषम संख्या होगा और विषम संख्या के बाद भी ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए प्रतीक के बाद प्रतीक दिख रहा है, एक हो गया। अब देखिए अब कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पर देखिए एंड दिख रहा है, एंड क्या है, एक प्रतीक है, प्रतीक के पहले एक विषम संख्या और उसके बाद एक प्रतीक दिख रहा है, दो दिख रहा है। और देखिए और इसमें कहीं दिख रहा है, देखिए प्रतीक के पहले नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये भी प्रतीक नहीं दिख रहा है, यानी इसमें नहीं दिख रहा है। यानी दो ऐसी क्या दिख रहे हैं, यानी दो ऐसी प्रतीक है जिनके पहले एक विषम संख्या जिसके बाद में यहाँ पर एक प्रतीक है, तो दो दिख रहा है। तो दो को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, मोची जो है ना यहाँ पर आपको चमड़े से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर आपको बढ़ाई, बढ़ाई जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर मोची, मोची चमड़े से समेत है, चमड़ा से समेत है, उसी प्रकार से बढ़ाई किसे समेत होगा। देखिए तो मोची चमड़े का काम करते हैं, ठीक है ना, या कार्य करता है, ठीक है, करता है। देखिए मोची जो है वो चमड़े का काम करता है, उसी प्रकार से बढ़ई जो है ना वो किसका काम करेगा, ये कुर्सी का काम करेगा नहीं, हथौड़ा का काम करेगा नहीं, फर्नीचर का यानी फर्नीचर का काम करेगा नहीं, ये लकड़ी का मतलब लकड़ी का कच्चा माल क्या है, जैसे कच्चा माल क्या होगा, चमड़ा हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पर कच्चा माल क्या होगा, यानी ये लकड़ी हो गया, तो लकड़ी का काम करेगा, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, ठीक है ना, ये लकड़ी दिख रहा है, ठीक है, लड़की लिख दिया ना, लकड़ी यहाँ पर हो जाएगा, यानी लकड़ी, ठीक है ना, यहाँ पर आपको लकड़ी हो जाएगा, ठीक है। ये कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। देखिए जिस प्रकार से मोची है, मोची जो कच्चे माल के लिए यहाँ पर चमड़ा का काम करता है, उसी प्रकार से बढ़ई जो है वो कच्चे लकड़ी को ही कुछ बनाएगा ना, तो यहाँ पर कच्चा माल का क्या लकड़ी हो जाएगा। तो लकड़ी देखिए किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति A B E G P O
नहीं, क्यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी बी के बाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी बी और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। पी बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी पी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी जी ई के बाईं ओर से किसी एक स्थान पर, लेकिन क्यू के बाईं ओर से किसी एक स्थान पर बैठा है, यानी जी के दाईं ओर से कितने व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है। देखिए यहाँ पर 7 व्यक्ति है, जो यहाँ पर ये संख्या दी है, इस पंक्तियों में से उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले 7 व्यक्ति को रखते हैं, ये उत्तर की तरफ मुंह करके बैठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति को, जो कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए। बोल रहा है कि बी के बाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी को कहाँ पर रखते हैं, मान लीजिए बी को यहाँ पर रख लेते हैं। बी के बाईं ओर से 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी के बाईं ओर से 2 व्यक्ति बैठ गया। देखिए 2 व्यक्ति है ना, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि बी और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन बी और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर आपको आर को रखेंगे। देखिए इन दोनों के बीच में कितने हैं, 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए पी बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो पी है ना, पी वो बी के दाईं ओर से, तो बी के दाईं ओर से क्या बैठा है, दूसरे स्थान पर पी बैठा है, तो 1 2 दूसरे स्थान पर यहाँ पर पी को रख लेते हैं। यहाँ तक भी ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि पी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो पी या और ए के बीच में केवल ए यानी 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो पी हो गया। और यहाँ पर 1 2 नहीं, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि P और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो P और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, A को रखते हैं, ठीक है ना। तो P और A के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। हाँ, तो इनके बीच में देखिए, यहाँ पर आपको देखिए ये 2 व्यक्ति बैठ गया ना, यहाँ पर आपको 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, 2 व्यक्ति बैठा है। और बोल रहा है कि जी ई के दाईं ओर से किसी एक स्थान पर बैठा है, लेकिन Q के बाईं ओर से किसी एक स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर आपको क्यू रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ई दिखाते हैं, यहाँ पर ई दिखाते हैं। ये बोल रहा है ना कि जी ई के किसी एक दाईं ओर से, देखिए दाईं ओर से, तो ई के किसी एक दाईं ओर से क्या बैठा है, जी बैठा है, तो जी मान लीजिए कहाँ बैठा है, तो यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है, बैठ गया। और आगे बोल रहा है कि लेकिन यहाँ पर क्यू के बाईं ओर से, तो क्यू के बाईं ओर से भी जी बैठा है, बाईं ओर बैठा है, क्यू के बाईं ओर, ये किसी एक स्थान पर बैठा है, ये आपको नहीं बताया किस स्थान पर बैठा है। आगे बोल रहा है कि जी के दाईं ओर से देखिए कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब बोल रहा है कि जी के दाहिने ओर से ना कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जी दिख रहा है। जी के दाहिने ओर से कितने व्यक्ति बैठ रहा है, तो 1 2 3 यानी 3 व्यक्ति है। जी के दाहिने ओर से बैठने वाला व्यक्ति कितने हैं, 3 गो है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उच्च व्यय रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतः रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको धातु दिया है, लोहा दिया है और क्लोरीन दिया है। इन तीनों शब्द को आपको वेन डायग्राम बनाना है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिया, सबसे कॉमन इस तीनों शब्दों से कॉमन क्या दिख रहा है, तो आपको धातु दिख रहा है, लोहा दिख रहा है और क्लोरीन दिख रहा है। तो सबसे मान लीजिए यहाँ पर रहते हैं लोहा को रखते हैं, धातु को रखते हैं। मान लीजिए धातु गया, धातु को अंदर में लोहा आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए धातु को रखते हैं, ठीक है, ये धातु दिख रहा है, धातु के अंदर में क्या आ जाएगा, ये लोहा आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन क्या दिख रहा है, अलग दिख जाएगा, ठीक है, ये क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन, क्लोरीन क्या दिखेगा, अलग दिख जाए। यानी इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चयन कीजिए। देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिसे प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आपको संख्या संबंधित दिया है, यानी समुच्चय समित आपस में दिया है। ये जिस प्रकार से संबंधित दिख रहा है संख्या ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से ना कौन सा जो ऑप्शन 1 है जो इसके जैसा ही आपको संबंधित संख्या दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपको समुच्चय दिया है वो आपस में कैसे समझ दिख रही है। देखिए यहाँ पर 25 लेके लिख रहा है 5 हो रहा है, और 5 लेके हो रहा है 20 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 25 में क्या करते हैं ना, 5 ले भाग करते हैं। देखिए 25 में अगर 5 ले भाग करेंगे तो 50 25 हो गया और 5 हो गया, और 5 में क्या करते हैं 4 से गुना कर लेंगे, कितना देगा 4 5 20 आ गया। उसी प्रकार से क्या करते हैं ना, इन 4 ऑप्शन से देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर अगर 16, ये 100 से क्या लिख रहे हैं 16 लिख रहे हैं, तो 100 में क्या करते हैं 16 25 80। यहाँ पर देखिए एक बार क्या करते हैं ना, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऑप्शन ए ही दिख रहा है, अगर इसको भाग करेंगे तो क्या भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है।
ठीक है ना, ये नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर बी को देखते हैं तो बी को देखिए, यहाँ पर बी क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर ये भाग रखते हैं, ठीक है। इसमें कितना से भाग करेंगे, तो 5 ले, तो 16 5 से 80 होता है। हाँ देखिए यहाँ पर आ गया 16 5 से 80 हो गया, 5 ले भाग कर दिए। और देखिए जो 5 है क्या ना, और 5 को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 64 लिख रहे हैं। इसको क्या करते हैं, गुना करेंगे। गुना कितना से करेंगे, ये 4 से करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 को 16, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 16 चौको 64 होगा ना, यहाँ पर ठीक है। हाँ 16 चौको 64 आ गया। देखिए इसको कैसे बना रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 80 हो गया ना, 80, ठीक है, ये 80 दिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको 16 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 64 दिख रहा है, ठीक है। तो 16 को भाग करेंगे तो देखिए 16 में अगर 5 ले भाग करेंगे ना, तो 16 चौके 16 5 से 80 आता है। लेकिन अब 16 में क्या करते हैं, 4 से गुना करेंगे। जब 16 में 4 से गुना करेंगे तो 16 चौके 64 आ गया है। देखिए 64 आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और भागा को आपस में बदल दिया जाए तथा गुना और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर बोला कि एक समीकरण दिए, इन समीकरण को चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए प्लस और भागा को आपस में बदल दिया जाए, तो प्लस और भागा को आपस में बदलते हैं, यानी प्लस की जगह पर भागा रखेंगे और भागा के जगह पर प्लस रखेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि गुना और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो यानी गुना के जगह पर माइनस, ठीक है, और माइनस की जगह पर गुना रखते हैं। ये चिन्ह को बदल दिए। बदलने के बाद हम बोला कब निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। चिन्ह बदल दिया ना, तो यहाँ पर देखिए 11 प्लस कितना दिख रहा है, ये 12 हो जाएगा। फिर भागा कितना दिख रहा है, ये 4 हो गया। फिर गुना 5 दिख रहा है, माइनस 6 दिख रहा है, ठीक है। बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो देखिए 4 3 12, यहाँ पर 3 आ गया, तो ये 11 हो गया, फिर प्लस 3 हो गया, फिर यहाँ पर 5 दिख रहा है, फिर माइनस 6 दिख रहा है। अब देखिए तो ये 5 3 15 हो गया, और फिर यहाँ पर आपको 11 दिख रहा है, ठीक है ना, माइनस 6 दिख रहा है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर आपको 26 आ गया। 15 और 11 को जोड़ेंगे 26 में से यहाँ पर 6 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 20 आ गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या आ जाएगा, 20 हो गया। तो 20 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें कथन क्या बोल रहे हैं। देखिए कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि कुछ दाल आटा है, तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ दाल जो है ना वो आटा है, ठीक है। ये मान लीजिए दाल को रख लीजिए, कुछ दाल क्या दिख रहा है, ये आपको आटा दिख रहा है, ठीक है ना, ये आटा दिख रहा है, ठीक है, आटा, ठीक है ना। कुछ दाल क्या दिख रहा है, आटा हो गया। अब बोल रहा है कि सभी बिस्किट क्या है, दही है, तो सभी जो बिस्किट है ना वो दही है, तो सभी बिस्किट को यहाँ पर क्या रखते हैं, दही में रखते हैं। ये सभी बिस्किट हैं, क्या है, दही, यहाँ पर आपको दही है ना, ये दही है, सभी बिस्किट क्या है, दही है, तो ये बिस्किट का रखते हैं। देखिए बिस्कुट हो गया, ठीक है, बिस्किट हो गया, सभी बिस्किट क्या है, दही है। आगे बोल रहा है कि सभी बिस्किट आटा है, लेकिन सभी जो बिस्किट है ना अभी आटा है, देखिए आटा दिख रहा है, सभी बिस्किट आटा है। ये तो आपको कथन बोल रहा है। कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए, निष्कर्ष के बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष यहाँ पर पहला में क्या दिख रहा है कि देखिए सभी आटा दही है, जो सभी आटा दिख रही है वो क्या दही है, नहीं, कुछ आटा दही दिख रही है, लेकिन ये सभी बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ बिस्किट दाल है, तो कुछ जो बिस्किट है वो दाल से समेत है, नहीं है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। 9 तो 1 होगा, 9 तो 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 कथनों का अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 31 मैचों को धोनी का औसत रन यानी 31 रन है, ठीक है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि करने के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 13 मैचों में जो धोनी है ना, धोनी वो औसत रन कितने बना रहा है, यानी 31 रन बना रहा है। लेकिन अपने औसत रन को 2 रन बढ़ाने के लिए, यानी 2 रन वृद्धि करने के लिए उस जो अगले मैच खेलेगा उसमें कितने रन बनाना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 31 दिया ना, और गुना यहाँ पर 31 को रखते हैं, ये आपको गुना कर लेंगे ना, 31 मैचों को 31 रन बना रहा है, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 961 आ गया, ये तो ठीक है। लेकिन देखिए अब 32वें, देखिए यहाँ पर 32 में रन बनाने गए,
ठीक है, तो यहाँ पर आपको 32 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 32 हो गया। 32 में फिर 2 रन बनाएगा, कितने ना, तो 32 गुने यहाँ पर क्या करते हैं 33 को कर देंगे, ठीक है, यानी 32 गुने 33 यानी 2 रन, 1 रन बढ़ा दिया, ठीक है। बढ़ाने के बाद में यहाँ पर कितना आएगा 1056 आ जाएगा, ठीक है, गुना करेंगे 1056 आ गया। लेकिन ये क्या कर रहा है, यानी औसत रन 2% की वृद्धि कर रहा है, औसत रन 2% वृद्धि कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 32वें मैच में बनाएगा रन, तो 32वें मैच में यहाँ पर लिख देगा 32वें, ठीक है, 32वें मैच, ठीक है, मैच में, ठीक है ना, 32वें मैच में बनाए गए, ठीक है, बनाए गए, ठीक है, बनाए गए रन, ठीक है ना, यहाँ पर रन हो गया, ठीक है, बनाए गए रन कितना देगा, तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, यानी 1056 दिखा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 10 दिख रहा है ना, ये 1056 दिखा रहा है, 1056 और माइनस कितना आ रहा है 961 आ रहा है। इन दोनों को माइनस कर लेंगे, जब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो कितना गया, ये 95 रन आ गया, कितना गया 95 रन। तो यहाँ पर जो वही बोला ना कि देखिए 2 रनों की वृद्धि करने के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे, तो 95 रन बनाना होंगे जो अगले मैच में, तब 2 रन की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर 95 रन हो गया, तो 95 रन को देखते हैं ना, ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय का अंतर, ठीक है, यानी अंतर यहाँ पर 108 है। तो यदि बोल रहा है कि यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल का है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर किसी खिलौने को यानी 13% हानि और 11% लाभ, ठीक है, विक्रय का अंतर यहाँ पर 108 दिया है। तो जो यदि प्राप्त जो लाभ है ना 12% कमाने के लिए खिलौनों को कितने रुपए में बेचेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ना, माना कि क्रय मूल्य, देखिए माना कि खिलौने का वस्तु यानी वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 111, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 111 100 गया, ठीक है, बटा में 100 को रख लेंगे, फिर माइनस करेंगे क्योंकि अंतर बोला है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको फिर 87 दिया है, क्योंकि यहाँ पर 13 दिया ना, ये 13 तो 87 100 गया, ठीक है। ये माइनस करे तो माइनस कर लेंगे, इसको जोड़े रहा है। अब इसमें भी क्या करते हैं 100 करते हैं, और बराबर दोनों का अंतर कितना दिए 108 दिए, अंतर हो गया। अब देखिए इनको माइनस करेंगे, जब इनको माइनस करने के बाद में देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 111 दिख रहा है ना, 111 में से 87 को माइनस कर लेंगे ना, तो ये 24 आ गया, ठीक है, 24 आ गया। ये तो 100 का 100 रख लेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए बराबर में कितना दिख रहा है 108 दिख रहा है, कितना क्या 108 आ गया। अब 108 आ गया, अब इसको 30 गुना कर लेंगे, जिससे एक का स्टेप और बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं x बराबर रखते हैं, ठीक है ना। देखिए x बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको 100 मान लीजिए 100 रखते हैं, ठीक है, 100 गुने 108 आ गया, 100 गुने 108 आ गया, ठीक है, बाटा में यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब इनको सोल्व करेंगे, ठीक है ना, इनको अब सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में इसको कितना आ गया, यानी यहाँ पर आपको देखिए 450 आ गया, ये 450 रुपया में दिख रहा है 450। अब बोल रहा है कि नया विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है ना। देखिए तो नया विक्रय मूल्य बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, नया, ठीक है ना, विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य। तो नया विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो 450 गुने कितना करेंगे 112, क्योंकि यहाँ पर पूछा है देखिए 12% लाभ कमाने के, यानी लाभ खिलौने के विक्रय मूल्य होगा, तो 112 हो जाएगा। और बटा में कितना दिख रहा है, तो बटा में 100 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब इसको क्या करेंगे, सबको गुना भागा करेंगे। सबको गुना करने के बाद में कितना आ जाएगा, हमको यहाँ पर 504 आ गया, कितना गया 504 रुपये। तो आपसे वही बोला है कि यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने को विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 100 यानी 504 रुपया। 504 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न, इसमें देखिए ए 1695 दिनों में एक कार्य कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल हैं, ठीक है। उसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिया गया दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। ये बोल रहा है कि ए 1695 दिनों के लिए एक कार्य करता है, ठीक है, लेकिन बी और ए की क्षमता की तुलना में 25% अधिक कुशल कर रहा है। तो उसी कार्य को अगर बी को दे देंगे वो कितने दिन में काम करेगा, उसी को ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि ए और बी को क्षमता का अनुपात निकालते हैं।
ए और बी की क्षमता का अनुपात क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको 100 दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 100 रख लेंगे, ठीक है, 100 हो गया। फिर अनुपात में क्या रखते हैं, 125 रखते हैं, 125, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि तुलना में 25% अधिक कुशल है, यानी 125 तक 25% अधिक हो गया। अब इनको काटेंगे तो कितना देगा, 25 में 25 चौके 100 और 25 5 125, यहाँ तक गया 5 अनुपात इतना गया। अब बोल रहा है कि ए प्लस बी के समयों का अनुपात। अब समय का अनुपात निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, समय का अनुपात निकालते हैं, समय, ठीक है ना, समय का अनुपात। तो समय का अनुपात कितना देगा, तो समय का अनुपात यहाँ पर 5:4 आ जाएगा, ठीक है, 5:4 आ जाएगा, समय का अनुपात हो गया। अब बोल रहा है ए द्वारा लिया गया समय। अब ए द्वारा, तो ए द्वारा कितना लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखने का, यहाँ पर लिखते हैं ए द्वारा, ठीक है ना, ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय, लिया, ठीक है, लिया गया समय, ठीक है ना, यानी टी लिख दिए, समय मान लीजिए, ठीक है, समय तो कितना आ गया, 5x आ गया। लिए गया समय कितना आ गया, 5x, मान लीजिए इसको भी 5 रखते हैं, है वो समय दिया ना, तो समय में रखते हैं, ये 5x हो गया, ये 4x हो गया, अनुपात में मान लीजिए यहाँ पर हो गया। और बराबर में हमको कितना दिया है, 1695 दिया है, क्योंकि ए द्वारा लिया गया था, ए के मान दिया है 1695 दिन, इस पर रख लेंगे। अब देखिए इनको काटेंगे तो x बराबर कितना गया, इसको काट लेंगे तो इसको काटेंगे तो x बराबर कितना गया, यानी 339 है क्या, ठीक है, ये 339 है क्या। अब आपसे क्या बोला बी द्वारा, तो बी को कितना दिया है, देखिए तो यहाँ पर बी को क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है। देखिए ए को जब यहाँ पर आपको ले लिए समय कितना 5x, तो हमको बच्चा कितना 4x, तो 4x हो गया, तो बी का कितना है क्या 4x, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ये 4 को रखते हैं, ठीक है ना, ये 4x देखिए लिखते हैं यहाँ पर बी, ठीक है ना, बी द्वारा, ठीक है, बी द्वारा लिया गया समय, यानी लिया गया, ठीक है, समय मान लेते हैं, लिया गया समय कितना दिया है, ये 4x दिया है, ठीक है ना, तो 4 को यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर बनाते हैं। देखिए 4x हो गया तो 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। और 4 में क्या करते हैं ना, यहाँ पर x का मान कितना गया, देखिए तो यहाँ पर आपको 339, तो 339 को क्या करते हैं, गुना करेंगे। जब गुना कर देंगे तो यहाँ पर 1300 कितना आ जाएगा, 56 दिन, 1356 दिन आ गया, तो 1356 दिन आ गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए बी द्वारा लिए गया दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 56 दिन को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी यहाँ पर 1356 दिन ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।